नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गर्भावस्था के जो सीरीज़ का तीसरा वीडियो जो है वो आज लेने जा रहे हैं। उसमें 8वां महीना, 9वां महीना और प्रसव के तुरंत बाद के आहार विहार के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है 7 महीने तक जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। उसके बाद उसके शरीर में ओजस स्थापित होता है। तो जो 8वां महीना जो है उसमें ओजस माँ और बच्चे में अस्थिर होता है। मतलब कभी बच्चे में ओजस शिफ्ट होता है तो बच्चा खिल जाता है, वो ओजस वापस माँ में शिफ्ट होता है तो माँ खिल जाती है, और जब माँ से बच्चे में जाते हैं तो माँ थोड़ी मुरझाई सी फील होती है। तो ये ओजस जो है वो 8वें महीने में अस्थिर रहता है। दूसरा, अब जो है शरीर जो है खास करके पेट और बाकी जो शरीर है पूरा अच्छे से भर चुका होता है, वज़न अच्छा खासा बढ़ गया होता है 8वें महीने में। तो ये स्ट्रेच होता है शरीर। तो अगर शरीर रुखा होता है तो स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। पेट पे तो पड़ते ही हैं, बाकी हिस्सों में भी जब वज़न घटाते हैं तब स्ट्रेच मार्क कई जगह दिखने लगते हैं। तो 7वें महीने से ही वैसे तो पूरी गर्भावस्था में घी का उपयोग ज़्यादा रखना चाहिए, परंतु 7 महीना पूरा होने के बाद विशेषतः घी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप घी खा सकते हैं, पचा सकते हैं, उतना खाना चाहिए। 50 से लेके 100 ग्राम तक रोज़ का घी का इंटेक होना चाहिए। हाँ, डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। अगर डाइजेस्ट नहीं हो तो फिर इतना ज़्यादा नहीं खाना है। इसके अलावा 8वां महीना पूर्ण होने पर, मतलब 9वां महीना शुरू होने के बाद प्रसव काल जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब 9वें महीने की शुरुआत में या 9वें महीने के अंत में या 9वां महीना पूरा होने के बाद कभी भी प्रसव हो, स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है। तो उस समय से सबसे पहले जो है शरीर में कहीं पे भी वायु का प्रकोप नहीं होने देना है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे बताया स्निग्ध आहार लेने हैं। जो भी खाना बना रहे हैं उसमें घी का संस्कार करना है, यानी कि फ्राई कर रहे हैं तो उसको घी में फ्राई करना है, पका रहे हैं तो घी में पकाना है, ऊपर से डाल सकते हैं तो ऊपर से डालना है, परंतु मधुर आहार और घी वाला आहार जितना हो सके ज़्यादा करना है। मधुर का अर्थ घर का बना हुआ सौम्य सात्विक खाना। पेस्ट्री और इन सब की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। खीर है, हलवा है, सुखड़ी है, चूरमा है, तो इस तरह के मधुर अन्न की बात हो रही है। मीठी चीज़ों से आपको पेस्ट्री या बिस्किट या चॉकलेट, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये खास विशेषता आहार में ध्यान रखना है। ओजस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय होती है, तो ओजस की वृद्धि मधुर और स्निग्ध आहार से ही होती है, तो उसका उपयोग जितना हो सके ज़्यादा रखना है। फिर इसके अलावा 9वां महीना शुरू होने पे शरीर कहीं से भी रुक्ष नहीं रहना चाहिए। मतलब आहार में तो घी देना ही देना है। इसके अलावा विशेषतः जो योनि का भाग है उसमें रुक्षता नहीं आनी चाहिए। तो 9वां महीना बैठने पर घी के जो हैं रुई घी वाले करके योनि मार्ग के अंदर उसको खास करके रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे वायु का प्रकोप नहीं हो और योनि की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहे, ताकि जब प्रसव हो तब जो स्ट्रेच होती हैं उसमें आसानी से प्रसव हो सके, पीड़ा कम हो और उसमें डैमेज कम से कम हो। तो ये विशेषतः ध्यान रखना है। इसके अलावा जब प्रसव पीड़ा उठती है तब वैसे तो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि जो डॉक्टर के पास प्रसव कराते हैं तो उनकी जो गाइडलाइन होती है उसको अपने को फॉलो करना ही होता है। मगर अगर आप घर पे प्रसव करा रहे हैं तो पूरे शरीर पे प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद अच्छे से तेल का मालिश कराना है
और विशेषतः योनि के भाग में तेल का मालिश करके उसको स्निग्ध करना है। और उसके बाद जो प्रसव की जो दाई माता होती हैं या डॉक्टर होते हैं, उनके जो प्रोसेस हैं वो आपको फॉलो करने हैं। डिलीवरी के बाद फिर से पूरे शरीर पे और पेट पे तेल की मालिश करनी है, और मालिश करने के बाद पेट के ऊपर मध्यम दबाव आए इस तरह से कपड़ा बांध देना है। बहुत ज़्यादा दबाव आएगा तो वहाँ नील पड़ जाएंगे, खून जम जाएगा, और ढीला ढीला बांध के तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो मध्यम दबाव, जो पेट ज़्यादा दबे नहीं परंतु वो फैले भी नहीं, इस तरह से तेल की मालिश करके कपड़ा बांध देने से पेट का आकार काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है और स्ट्रेच मार्क बहुत कम बनते हैं। तो इतना आपको डिलीवरी के समय, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद अचूक ध्यान रखना है। और डिलीवरी के बाद आपकी जो परंपरागत जो डाइट है वो अपने घर के वडीलों से पूछ के उनके मार्गदर्शन के अनुसार आप लें। सबसे पहले तो 7 दिन तक हैवी खाना नहीं लेना है और 7 दिन तक स्निग्ध आहार ही लेना है। विशेषतः घी को गुड़ के गुनगुने पानी के साथ जितनी आपकी पाचन क्षमता हो उस हिसाब से पीना है। और सब्जियों को 1 महीने तक बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सब्जियां रोग कारक कही गई हैं। तो किसी भी स्वरूप में ग्रीन वेजिटेबल्स या जो लिलोतरी जिसको बोलेंगे उसका बिल्कुल ही 1 महीने तक त्याग करना है। न सूप लेना है, न सलाद लेना है, न रोटी के साथ सब्जी लेनी है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी आप खाना बना रहे हैं वो घी से अच्छी तरह से संस्कारित हो, क्योंकि प्रसव से पहले डिलीवरी के समय शरीर मुलायम रहे उसके लिए घी का उपयोग ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रसव के बाद जो पेट एकदम स्ट्रेच हुआ है उसको मूल अवस्था में वापस लाने के लिए शरीर की जो असह्य पीड़ा जो स्त्री को सहती हैं, वो पीड़ा के बाद शरीर के जो स्नायु हैं वो काफ़ी हद तक कहीं से डैमेज भी होते हैं तो कहीं से शिथिल भी होते हैं। तो ये शिथिलता वापस रिकवर करने के लिए स्निग्ध द्रव्य घी और तेल, प्रसव से पहले घी विशेष उपयोगी है, प्रसव के बाद घी और तेल का अभ्यंग यानी कि मालिश के लिए तेल का विशेष आवश्यकता है, और घी खाने के साथ आप लीजिए। रुक्ष आहार 9वां महीना शुरू होने से प्रसव के बाद के 1.5 महीने तक बिल्कुल भी निषिद्ध है। आपको शरीर में ड्राइनेस लाए, आपके शरीर के लुब्रिकेंट्स को कम करे, वैसा कुछ भी आहार विहार ये 2.5 महीने तक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रुक्ष आहार जो है उसमें कोदरी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब रुक्ष आहार हैं। तो ये सब तो बिल्कुल ही त्याज्य कहे गए हैं। अगर इसका त्याग नहीं करते हैं तो प्रचुर मात्रा में घी के साथ इसको खिला सकते हैं। कोदरी को तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। ज्वार, बाजरा, मक्का में से आप अतिशय मात्रा में घी मिला के उसके साथ खिलाएं तो ज़्यादा दोष नहीं होता है। परंतु जहाँ तक हो सके आप इन सब आहार का त्याग ही करें। गेहूं और चावल की बनी हुई चीज़ें को आप आहार में लें तो वो ज़्यादा सलाहपूर्ण है। विहार की बात करें तो आपको अनावश्यक नींद नहीं लेनी है, अनावश्यक जागना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जागने से वायु का प्रकोप होता है, ज़्यादा सोने से जड़ता आती है। तो जो भी तकलीफ माँ को होती है, बच्चा माँ के दूध के ऊपर विकास करता है, तो जो माँ अनुभव करती हैं, माँ की जो फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो आप में जड़ता आती है तो वो जड़ता बच्चे में भी आएगी। आप ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध बच्चे में भी आएगा। आप उसको दूध पिलाते समय पानी पी रहे हैं तो उसकी खांसी बच्चे को आनी है।
तो जब भी उसको दूध पिलाएं एक शांत स्थिर जगह पे जहाँ बहुत लोगों का आना जाना नहीं हो, ऐसी जगह पर बैठकर बच्चे को अच्छे से कपड़े से ढक के बिना बोले एकाग्रचित होकर उसको दूध पिलाना है। कुछ खाते खाते, घूमते फिरते, बातें करते करते बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, क्योंकि ये सारी बातों का असर जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। और 6 महीने तक जब तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहता है, तब तक अगर कोई भी बीमारी भी होती है तो वो बीमारी के लिए अगर बाह्योपचार शक्य है तो बाह्योपचार बच्चे के ऊपर कर सकते हैं। अगर उसको दवाई देने की आवश्यकता है तो वो दवाई माँ को देने से उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है। बच्चे को 6 महीने तक सीधी दवाई किसी भी अवस्था में नहीं दी जाती है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ और अच्छे जीवन पाएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी सारी उत्सुकता और संशयों को दूर करेगा। और भी कुछ आप इसके विषय में छूटा है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आप जो जानना चाहते हैं वो जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आगे आप किस विषय के बारे में सुनना या जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। कोशिश करेंगे कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आगे वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।